एरर आता है, मतलब कि आपका कंटेनर आपके होस्ट का आईपी शेयर करता है, उसका खुद का नहीं होता, और वो बेसिकली अपना नेम स्पेस शेयर कर रहे हैं। तो वो हो गया, जैसे कि आपका यहाँ पे होस्ट देख रहे हैं, ये आपका कंटेनर हो गया, ये दोनों बेसिकली अपना नेम स्पेस शेयर कर रहे हैं। तो आप अपने कंटेनर को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं आपके होस्ट के साथ। चलिए, तो हम लोग जाके ट्राई करते हैं ये। तो मैं वापस अपने वर्चुअल मशीन पे आया। अब हम लोग यहाँ पे कमांड चलाएंगे, डॉकर रन -90-d, और फिर हम लोग नेटवर्क डालेंगे कि हम लोग चाहते हैं कि नेटवर्क जो ड्राइवर रहे वो होस्ट रहे, और हम लोगों का कंटेनर का नाम हम लोग माई कंटेनर डालेंगे, और हम लोग उबुंटू डालते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि डॉकर पीएस करके एक कंटेनर चल रहा है। और अगर हम लोग डॉकर इंस्पेक्ट नेटवर्क इंस्पेक्ट करते हैं, होस्ट नेटवर्क को इंस्पेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंटेनर है, वो है माई कंटेनर। इसका कोई मैक एड्रेस नहीं है, इसका कोई आईपी एड्रेस नहीं है, क्योंकि हम लोग होस्ट नेटवर्किंग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग जाएंगे और दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे, वो है आपका ओवरले नेटवर्क। तो डॉकर डीमंस जो आपके डिफरेंट सिस्टम पे हो सकते हैं, अगर आपको उनको डिफरेंट सिस्टम्स पे कनेक्ट करना है तो आप जाके ओवरले नेटवर्क यूज़ करेंगे। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली आपके जितने भी कंटेनर्स हो गए, जितने भी सर्वर्स में, उन सबको कनेक्ट कर सकता है, तो वो सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है जब आपके डॉकर होस्ट को एक दूसरे से बात करनी हो एक स्वॉर्म के अंदर। तो आपका यहाँ पे डॉकर होस्ट ए हो गया, इसके अंदर आपके पास 2 कंटेनर्स हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक ब्रिज नेटवर्क के साथ। फिर आपका डॉकर होस्ट बी हो गया, इसमें भी 2 कंटेनर्स हैं, वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर ये डिफरेंट ब्रिज नेटवर्क हो गया। तो अगर आप इन चारों को कनेक्ट करना चाहें, अगर ये होस्ट ए और होस्ट बी को कनेक्ट करना चाहें, तो तब आप जाके ओवरले नेटवर्क यूज़ करेंगे। तो ये हो गया आपका ओवरले नेटवर्क कैसे काम करता है। तो चलिए मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ कि ओवरले नेटवर्क भी कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे लगाते हैं। तो मैं सबसे पहले नेटवर्क को क्रिएट करना बताऊंगा। डॉकर नेटवर्क क्रिएट ड्राइवर ओवरले, और फिर हम लोग यहाँ पर नाम देंगे फ्लैश नेट। तो ये हम लोग को बता रहा है कि हम लोग का नोड मैनेजर नहीं है, स्वॉर्म मैनेजर नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको एक स्वॉर्म क्रिएट करना होगा, और फिर इस स्वॉर्म के विदिन हम लोग ये सेम कमांड चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कमांड अब चल जाएगा। तो अगर मैं डॉकर नोड नहीं नेटवर्क ls करूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा फ्लैश नेट भी आ गया है। और अगर हम लोग इसको इंस्पेक्ट करें, तो राइट नाउ इसमें नहीं है कुछ अभी, पर हम लोग इसको जाके कनेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे एक सर्विस को लॉन्च, डॉकर सर्विस क्रिएट नेम योर कंटेनर, और इसका नाम देंगे योर सर्विस, क्योंकि हम लोग सर्विस क्रिएट कर रहे हैं। और फिर हम लोग जाके अपना नेटवर्क ऐड करेंगे, नेटवर्क में ओवरले डालते हैं, और फिर हम लोग नंबर ऑफ रेप्लिकास को सेट करेंगे। तो हम लोग सेट करेंगे 2 रेप्लिकास, मतलब 2 कंटेनर चालू होंगे इस सर्विस के। और फिर हम लोग बेसिकली इसका इमेज दे देंगे। तो हम लोग उबुंटू यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे नेटवर्क का नाम नहीं डाला, मैंने यहाँ पे नेटवर्क का नाम मतलब कि नेटवर्क टाइप डाल दिया। तो हम लोग यहाँ पे फ्लैश नेट लिखेंगे और फिर मैं एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस सर्विस के 2 रेप्लिकाज हैं, वो लॉन्च हो रहे हैं। तो हम लोग एक्चुअली इसको Nginx यूज़ करके रन करेंगे। तो मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ, Nginx नहीं, चलिए इसको अपाचे की इमेज यूज़ करते हैं।
तो अगर मैं डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट करूँगा हमारे फ्लैश नेट को, तो मैं स्क्रॉल करके देखूँगा कि मेरे इसके अंदर खूब सारे सर्विसेज हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी आर सर्विस चलाया था, तो इसमें हमारे दो कंटेनर्स चालू हुए थे, आर सर्विस 1 एंड आर सर्विस 2। बेसिकली दो कंटेनर्स हैं हमारे सर्विस के, तो ये दो रेप्लिकाज हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो कैसे फॉर्म हो गए हैं, तो जुड़ गए हैं हमारे हमारे ओवरले नेटवर्क के साथ। तो ये आपके उसके अक्रॉस भी हो सकता है, आपके डिफरेंट नोड्स के अक्रॉस भी हो सकता है। जो तो चलिए हम लोग नन नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं। नन नेटवर्क बेसिकली क्या हो गया? वो बेसिकली अगर आप नन नेटवर्क कभी कॉन्फ़िगर करते हैं कोई कंटेनर के लिए, तो कंटेनर किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता, कोई भी सर्विस या सिस्टम से। उस कंटेनर की नेटवर्किंग बेसिकली डिसेबल हो गई है। तो अगर आपको कोई कंटेनर को आइसोलेट करना हो, तो आप जाके नन नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक कंटेनर को नन नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं। तो डॉकर रन -it -d -network -name, यहाँ पे सिंपल हेलो नाम डाल देता हूँ, और फिर हम लोग HTTPD की इमेज यूज़ करेंगे। हम लोग यहाँ पे नेटवर्क का नाम डालना भूल गए, तो नन डाल देते हैं यहाँ पे और फिर ट्राई करते हैं। ठीक है, अब हम लोग डॉकर कंटेनर हेलो को इंस्पेक्ट करते हैं। तो ये हम लोग का कंटेनर था, इसको क्रिएट किया था। एक मिनट, डॉकर PS, तो ये रहा हमारा कंटेनर, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट। तो इस कंटेनर को इंस्पेक्ट करते ही आप देखेंगे कि इसका कोई भी नेटवर्क ही इनेबल्ड नहीं है, कोई IP एड्रेस नहीं है, इसको कोई गेटवे और कोई भी इसको एक्सेस नहीं है, और ये है नन नेटवर्क से जुड़ा हुआ, मतलब ये डिसेबल हो चुका है, हर चीज़ नल भी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो। ओके, तो ये हो गए हमारे सारे डॉकर नेटवर्क्स। अब दोस्तों हम लोग जाके पढ़ेंगे डॉकर कंपोज के बारे में। अब जो ये डॉकर कंपोज वाली जो सर्विस है या फिर ये जो टूल है, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? वेल, एक बहुत बड़ी चीज़ है डॉकर कंपोज के बारे में, वो है ये कि डॉकर कंपोज हम लोग को अलाउ करता है मल्टीपल कंटेनर्स को एक साथ लॉन्च करने के लिए। आप जब नॉर्मली डॉकर कंटेनर को कभी रन करते हो, तो आप सिर्फ एक ही कंटेनर रन करते हो एक बार में। हम लोगों ने अभी तक यही सीखा है कि हम लोग एक कंटेनर को एक बार में रन कर सकते हैं। पर क्या करेंगे जब बहुत सारे कंटेनर्स को एक साथ रन करना हो? जैसे कि मान लीजिए एक बड़ी सी एप्लीकेशन है, इस बड़ी में एप्लीकेशन में आपके पास बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपके पास एक डेटाबेस है, आपके पास एक बैकएंड, एक फ्रंट एंड है, आपके पास मिडलवेयर है, आपके पास बफर टूल्स हैं, खूब सारे टूल्स हैं जो आपको लॉन्च करने हो एक साथ में। तो आप कैसे करेंगे सबको कंटेनर में? आप एक एक करके करेंगे। हाँ ठीक है, आप एक बार एक एक करके कर सकते हैं, पर अब जब आपको टेस्ट करना हो और फिर बिल्ड करना हो, तो बहुत सी प्रोसेसेस रहती हैं ना डेवऑप्स में या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही। तो उन सबको करने के लिए आपको फिर से हर बार हर कंटेनर को अपने आप चलाना होगा, तो बहुत सारा कॉपी पेस्ट काम रहेगा और बहुत ही टीडियस चीज़ रहेगी। तो उसके लिए हम लोग डॉकर कंपोज का इस्तेमाल करते हैं। डॉकर कंपोज हम लोग को क्या एक्चुअली अलाउ करता है? वो हमको अलाउ करता है कि हम लोग एक फ़ाइल लिखें, उस फाइल में हम लोग सारी अपने कंटेनर्स की कॉन्फ़िगरेशंस डाल दें। मतलब कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को चाहिए कि वो कंटेनर इस नेटवर्क से कनेक्टेड हो, उसका ऐसा वॉल्यूम हो, वो इस पोर्ट पे एक्सपोज्ड हो, ऐसी सारी चीज़ें हम लोग डॉकर कंपोज .yaml फाइल में लिख देंगे। तो फिर हम लोग उसको जाके बिल्ड करेंगे, और जब हम लोग उसको बिल्ड करेंगे तो हमारी सारी कंटेनर्स चलना चालू हो जाएंगी। तो ये हो गई आपके डॉकर कंपोज के बारे में बेसिक्स में। अब डॉकर कंपोज लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो डॉकर कंपोज हम लोग कभी कभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं खूब सारी सर्विसेज एक साथ चलाने में। अब ये भी कह सकते हैं एक तरीके से कि आप डॉकर कंपोज के साथ माइक्रो सर्विसेज लॉन्च कर सकते हैं। पर डॉकर कंपोज यूजली आप प्रोडक्शन के साथ ये मतलब एक सिंगल नोड पे नहीं यूज़ करेंगे, आप इसके डॉकर स्वॉर्म के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसको बेसिकली
यूज़ कर सकते हैं अपने खुद के सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने के लिए। और ये मोस्टली आप स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करेंगे, जहाँ पे आपको बहुत इंट्रिकेट सर्विसेज नहीं हैं, जहाँ पे आपके हंड्रेड्स ऑफ सर्विसेज एक दूसरे से इंटरेक्ट ना कर रही हो, तो आप जाके डॉकर कंपोज यूज़ कर पाएंगे। और ये हो गया आपका डॉकर कंपोज बेसिकली। तो समझ लीजिए कि जो डॉकर कंपोज है वो एक टूल है जो हमको अलाउ करता है मल्टीपल कंटेनर्स बनाने के लिए एक बार में ही। अब हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हमको सबसे पहले डॉकर कंपोज जो टूल है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो डॉकर के साथ इनबिल्ट नहीं आता है, और जब हम लोग डाउनलोड कर लेंगे फिर हमको सबसे पहला स्टेप जो लेना होगा वो अपनी सारी कंटेनर की जो जो कंटेनर्स हमको बनाने हैं उसके इमेजेस को प्रिपेयर करना होगा। जब इमेजेस को प्रिपेयर कर लेंगे तो हम जाके एक डॉकर कंपोज डॉट YAML फाइल बनाएंगे। अब ये डॉकर कंपोज डॉट YAML फाइल है क्या, तो आपका डॉकर कंपोज डॉट YAML फाइल बेसिकली ऐसा कुछ दिखता है। तो ये बेसिकली हम लोग का कन्फिगरेशन फाइल है जो हम लोग फीड करेंगे डॉकर कंपोज को। डॉकर कंपोज को लेगा और इसके ऊपर बेसिकली सारी चीज़ बनाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग दो सर्विसेज चला रहे हैं, एक वेब है एक डेटाबेस। वेब में हम लोग बेसिकली nginx यूज़ कर रहे हैं और हम लोग उसको पोर्ट 5000 पे लॉन्च कर रहे हैं, और डेटाबेस हम लोग MySQL यूज़ कर रहे हैं, वो दूसरी सर्विस हो गई। अब हम लोग ये दोनों एक साथ लॉन्च कर सकते हैं अगर हम लोग डॉकर कंपोज को बेसिकली डॉकर कंपोज का इस्तेमाल करें इस फाइल को लॉन्च करने के लिए। अब डॉकर कंपोज में आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं आपको एक एक करके बता दूँ। जैसे आपका वर्जन हो गया तो वर्जन 3 है, तो ये बेसिकली क्या बताता है डॉकर कंपोज को, ये बताता है कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं फॉर्मेटिंग का, क्योंकि डॉकर कंपोज डॉट YAML फाइल है उसमें खूब सारे डिफरेंट आपके वर्जन्स हो सकते हैं, यूज़ हुए हैं। तो आपके लेटेस्ट वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो पुराना वर्जन यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सूट करता हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मन में रखनी है। जैसे कि सर्विसेज हो गया, सर्विसेज में आप डिफाइन करते हैं कि क्या क्या रहेगा। आप यहाँ पे लिखेंगे कि मैं अपने सर्विसेज में 2 कंटेनर्स चालू करना चाहता हूँ, एक का नाम मैं वेब रखूँगा, एक का नाम मैं डेटाबेस रखूँगा, और इनमें मैं ये स्पेसिफिक इमेजेस यूज़ करना चाहता हूँ। जैसे वेब में मैं nginx यूज़ करूँगा और मैं डेटाबेस में MySQL की इमेज यूज़ करूँगा। तो ये आपका सर्विसेज डिफाइन करता है। फिर आपका आता है वॉल्यूम्स हो गए, आपका नेटवर्क हो गया। तो ऐसे आप बहुत सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 टाइप के फॉर्मेट्स फॉलो होते हैं। आपका एक मैपिंग फॉर्मेट हो गया और एक आपका हो गया लिस्ट फॉर्मेट। मैपिंग क्या हो गया, बेसिकली आप की वैल्यू पेयर्स डाल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका वर्जन दिया है वो वर्जन 3 हो गया, तो इसमें आप वर्जन को मैप कर रहे हैं वैल्यू के 3 से। और आप फिर इमेज को जो की है कि उसको आप वैल्यू दे रहे हैं nginx, और फिर आप पोर्ट्स को वैल्यू दे रहे हैं 5000:5000। तो यह हो गया आपका मैपिंग। और आपका लिस्ट क्या हो गया, अगर आप पोर्ट्स में देखें तो पोर्ट्स में आप एक आर्ग्यूमेंट डाला हुआ है वो है 5000:5000। अगर आप चाहें बहुत सारे पोर्ट्स पे एक्सपोज करना तो आप खूब सारे लिख सकते हैं एक डैश इंक्लूड करके, तो वो आपका हो गया लिस्टिंग। चलिए अब हम लोगों ने डॉकर कंपोज के बारे में ब्रीफ में जान लिया है क्या है। अब जाके अपना खुद की फाइल क्रिएट करते हैं डॉकर कंपोज डॉट YAML फाइल। आपकी डॉकर कंपोज डॉट YAML फाइल ऐसी कुछ दिखेगी, और फिर हम लोग इसको जाके लॉन्च करेंगे, बेसिकली इसको बिल्ड करेंगे। और बिल्ड होने के बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या हुआ है। तो मैं यहाँ पे अपना वर्चुअल मशीन खोल देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डॉकर कंपोज को इंस्टॉल करेंगे। मैं यहाँ पे ऑलरेडी डॉकर को इंस्टॉल कर चुका हूँ, अब हम लोग डॉकर कंपोज को इंस्टॉल करेंगे। तो ये हो गया हमारा डॉकर का वर्जन। अब जाके हम लोग डॉकर इंस्टॉल करेंगे। तो डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग को ये कमांड यूज़ करना होगा, sudo curl, और फिर इसका URL, और URL के साथ आपको डॉकर कंपोज मिल जाता है। तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे सबसे पहले और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फिर एंटर दबाएंगे। आपको रूट एक्सेस चाहिए रहेगी, जब आप ये कर लेंगे तो आपको एक और कमांड को डालना होगा, वो है sudo chmod +x। तो ये क्या करता है, ये आपके डॉकर कंपोज बाइनरी को बेसिकली खूब सारी राइट्स दे देता है, तो कोई ऑथराइजेशन इश्यूज नहीं होते हैं। तो आप ये कमांड सेकंड कमांड यूज़ करेंगे, फिर एंटर दबाएं, और जब ये हो जाए तो आप बेसिकली डॉकर कंपोज का हाइफन वर्जन करें, तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन से डॉकर का वर्जन चल रहा है। और दूसरा ये पता चल जाएगा कि आप कौन सा बेसिकली कि वेदर आपका डॉकर चल रहा है कि नहीं पहले बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डॉकर वर्जन चल रहा है, यहाँ पे
डॉकर कंपोज वर्जन 1.2.26.2 दिया है, ये है मेरा बिल्ड। तो अगर आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, ये पहला कमांड डाला और फिर ये दूसरा कमांड डाला, फिर डॉकर कंपोज वर्जन किया, तो देखा आपका डॉकर कंपोज का वर्जन आ गया है। ओके, अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। फिर हम लोग इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। अब फोल्डर के अंदर हम लोग बेसिकली अपनी डॉकर कंपोज डॉट YAML फाइल को क्रिएट करेंगे। तो ये हो गई आपकी फ़ाइल जिसमें आपका सारा इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। मैं इसको खोलूँगा। अब मैं इसके अंदर टाइप करना चालू करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे वर्जन। तो वर्जन हम लोग का 3 रहेगा, तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स में 3 रखूँगा। फिर मैं एंटर दबाऊँगा। फिर मैं सर्विसेज लिखूँगा अपनी सर्विसेज में मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लिखने से पहले मैं डबल स्पेस दूंगा और फिर मैं वेब लिखूँगा। यहाँ पे इंटेंडेशन इंपॉर्टेंट है YAML फाइल्स में, तो ये ध्यान रखिएगा। आपको डबल स्पेस दे के लिस्टिंग्स करनी है। तो मैं सर्विसेज के अंदर मैं वेब लिखूँगा। तो वेब मेरा एक सर्विस हो गई। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा, मैं डबल स्पेस, फिर से डबल स्पेस, और इसके अंदर मैं जाके लिखूँगा इमेज। तो मेरी इमेज जो यूज़ होनी है वो है Nginx लेटेस्ट। अब मैं सेम चीज़ करूँगा और मैं यहाँ पे बिल्ड करूँगा, बिल्ड कमांड डालूँगा और फिर डॉट, फिर मैं पोर्ट्स कौन से एक्सपोज हैं वो डालूँगा। ये हो गया हमारे लिस्ट। अगेन डबल स्पेस, हाइफन, सिंगल स्पेस, डबल कोट्स, 5000 इज टू 5000। अब हम लोग जाके अपनी दूसरी सर्विस को क्रिएट करेंगे। ये मेरी सर्विस हो जाएगी डेटा बेस, और हम लोग कोलन करेंगे यहाँ पे, फिर से डबल स्पेस, इमेज हम लोग यूज़ करेंगे MySQL। और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जाके एक नेटवर्क ऐड कर दूँगा। तो मुझे यहाँ पे नेटवर्क लिखने दीजिए, नेटवर्क्स कोलन, फिर यहाँ पे डबल स्पेस देंगे। मैं अपने नेटवर्क का नाम लिखूँगा और मैं फिर लिखूँगा कि कौन से टाइप का नेटवर्क मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। डबल स्पेस, फिर से ड्राइवर, और ये होगा ब्रिज। और फिर मैं अपने सर्विसेज के साथ मेंशन कर दूँगा कि मेरे को ये नेटवर्क यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो आप वॉल्यूम्स भी ऐड कर सकते हैं। नेटवर्क्स, ओके, अब मैं इसको सेव कर दूंगा। एग्जिट करेंगे हम लोग। अब हम लोग जाके डायरेक्टली इसको बिल्ड करेंगे। तो इसको बिल्ड करने के लिए हम लोग कमांड यूज़ करेंगे डॉकर कंपोज और अप, फिर एंटर दबा दें। तो हम लोगों ने एक बैटमैन अनआइडेंटिफाइबल, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कोटेशन मार्क आ गया, इसको हम लोग हटा देते हैं और फिर ये कमांड फिर से चलाते हैं, डॉकर कंपोज अप। हम लोग एग्जिट करने से पहले बिल्ड को हटा देंगे, बिल्ड की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब हम लोग जाके कमांड यूज़ करेंगे डॉकर कंपोज अप फिर से, और मैं यहाँ पे एंटर दबाऊँगा। तो आप देखेंगे कि ये मेरी पूरी सर्विस चला रहा है और मेरा जो डॉकर कंपोज है वो पूरा का पूरा चल गया। अब मैं इसको एग्जिट कर सकता हूँ, पर अभी करूँगा नहीं। आप एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लॉग्स में कि यू नीड टू स्पेसिफाई MySQL रूट पासवर्ड।
तो ये बेसिकली हम लोग को इसको एक यूज पासवर्ड देना था, वरना ये चलता नहीं है, तो इसलिए कंपोज डेटाबेस 1 एग्जिट कर गया है। तो मैं इस सेशन को डुप्लीकेट करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या हुआ। पहले कि हम लोग स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि इसने कंपोज अंडरस्कोर वेब 1 बनाया पहले, फिर कंपोज अंडरस्कोर डेटाबेस बनाया, और फिर पूरा का पूरा एग्जीक्यूट किया। अगर हम लोग यहाँ पे अगर नेटवर्क एलएस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एक नया क्रिएट करेगा नेटवर्क कंपोज बैटमैन हम लोग के कनेक्ट करने के लिए। और अगर मैं इस नेटवर्क को इंस्पेक्ट करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का कंपोज अंडरस्कोर वेब अंडरस्कोर 1 है ना। हम लोग का माई स्केल वाला कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो कंटेनर एग्जिट हो गया है, पर अगर हम लोग का चला होता ठीक से टोटली फाइन तो वो भी यहाँ पे अपेयर होता। तो अगर हम लोग डॉकर पीएस करें, अब सूडो ऐड कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि अभी हम लोग का एक कंटेनर चल रहा है, वो कंपोज अंडरस्कोर वेब 1 है। और -a डालेंगे तो हम लोग को दूसरा वाला कंटेनर भी मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिकली चलाना डॉकर कंपोज फाइल को। अगर आपको सारी सर्विसेज को बंद करना है तो बहुत ही ईजी तरीका है, डॉकर कंपोज डाउन लिखें तो इससे वो हर चीज़ को शट डाउन कर देगा। तो मैं डॉकर कंपोज डाउन लिखता हूँ, तो हम लोग अपने फोल्डर में नहीं हैं। चलिए हम लोग फोल्डर के अंदर जाते हैं, क्योंकि हम लोग का डुप्लीकेट वो था इसलिए उसको पकड़ में नहीं आया। आपको उसी फोल्डर में होना है जिस फोल्डर में आपका डॉकर कंपोज फाइल है, वहीं से आप कर सकते हैं। तो मैं डॉकर कंपोज डाउन करूँगा और सूडो यूज़ करूँगा। ओके, तो आप देख सकते हैं इसने सारा कंपोज 1 हटा दिया, कंपोज 1 उसने रोक दिया, और फिर कंपोज वेब 1 को हटा दिया, फिर कंपोज डेटाबेस 1 को हटा दिया, फिर अपने हमारे नेटवर्क को भी हटा दिया। ठीक है, अब हम लोग जाके देखेंगे कि हम लोग ये वर्डप्रेस वेबसाइट को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो फाइल है उसको क्लियर कर देंगे। तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा rm-rf और docker compose.yaml, और हम लोग sudo यूज़ करेंगे। और मैं ls करता हूँ तो देखते हैं फाइल नहीं है, और यहाँ पे हम लोग रूट एक्सेस लेंगे, इसको हम बंद कर देंगे इस वाले डुप्लीकेट सेशन को। अब हम लोग जाके वर्डप्रेस को डिप्लॉय करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग फिर से हमारी डॉकर कंपोज फाइल को क्रिएट करेंगे, .yaml फाइल। इसको क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर हम लोग जाके कोड को पेस्ट करेंगे। तो हमारा जो कोड पेस्ट करना है वो है ये वाला। तो हम उसको कॉपी करेंगे, फिर वापस आएंगे और पेस्ट करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ इस कोड में क्या क्या है। तो इस कोड में हमारा बेसिकली आपका वर्जन 3.3 हो रहा है, ये डिफरेंट फॉर्मेट हो गया। फिर आपके सर्विसेज में एक DB सर्विस है, वो आपका डेटाबेस सर्विस है। आप देख सकते हैं इसमें इमेज जो यूज़ हो रही है वो ये वाली है। इसमें जो वॉल्यूम है वो एक स्पेसिफाइड लोकेशन है वॉल्यूम के लिए। फिर रीस्टार्ट में ऑलवेज है। फिर आप देखेंगे जो हम लोगों ने मेंशन नहीं किया था वो था एनवायरनमेंट वेरिएबल, जैसे MySQL का रूट पासवर्ड, फिर MySQL डेटाबेस, MySQL यूज़र, MySQL पासवर्ड। तो ये ज़रूरी है आपके डेटाबेस को चलने के लिए। फिर आपका आ गया दूसरा सर्विस, वो है वर्डप्रेस सर्विस। तो वो हम उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये डिपेंड्स ऑन। तो इसका मतलब कि अगर आपका MySQL नहीं चलता है सर्विस तो आपका वर्डप्रेस सर्विस भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये उस पर डिपेंड करता है। इसमें जो इमेज यूज़ हो रही है वर्डप्रेस की इमेज यूज़ हो रही है, तो वो डॉकर हब से वर्डप्रेस का इमेज डाउनलोड करेगा, फिर उसका इस्तेमाल करेगा, रेफरेंस करेगा, तो एक्सपोज करेगा 80 पे, और फिर रिस्टार्ट ऑलवेज है। इसके एनवायरनमेंट वेरिएबल में आप देख सकते हैं कि वो DB होस्ट को कनेक्ट करता है एट ये वाला पोर्ट पे, दैट इज़ 3306, और फिर उसका यूज़र नेम वर्डप्रेस हो गया, पासवर्ड वर्डप्रेस, और फिर वो जितने भी वॉल्यूम स्क्रिप्ट के हैं उनका रेफरेंस। चलिए अब हम लोग इसको सेव करेंगे, फिर एग्जिट करेंगे, और मैं जाके दबाऊंगा डॉकर कंपोज अप, एंटर। तो इमेज को पुल करने लग जाएगा।
फिर हमारी सर्विसेज को क्रिएट करना चालू करेगा। आप देख सकते हैं कि उसने कंपोज अंडरस्कोर db1 और कंपोज अंडरस्कोर वर्डप्रेस 1 चलाया। ओके, तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अगर मैं फिर से इसका डुप्लीकेट करके आप लोगों को दिखाऊं कि क्या क्या हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मैं करूँगा डॉकर ps, फिर आप देखेंगे दोनों कंटेनर चल रहे हैं, वर्डप्रेस लेटेस्ट और MySQL। और अगर मैं डॉकर नेटवर्क ls करूँ तो आप देख सकते हैं कंपोज डिफ़ॉल्ट जो क्रिएट हुआ था नेटवर्क। अगर मैं डॉकर वॉल्यूम ls करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपोज अंडरस्कोर db अंडरस्कोर डेटा चालू हुआ था। अब हम लोग अगर वर्डप्रेस वेबसाइट को एक्सेस करना है तो हम लोग बस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, अपने IP को लेंगे, अपने कंटेनर की, अपने सर्विस की, और उसको डाल देंगे ब्राउज़र पे। तो हम लोग यहाँ पे अपना पोर्ट डालेंगे 8000 वो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए। तो अगर मैं एंटर दबाऊँगा तो आप देखेंगे कि वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। तो बेसिकली आपका ये डिप्लॉय हो गया है, आपका बेसिक वेबसाइट वर्डप्रेस प्लस आपका डेटाबेस। तो आप इसको जाके डिप्लॉय कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं, इसका सेटअप कर सकते हैं। वेल, तो बेसिकली हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि डॉकर कंपोज क्या है और डॉकर कंपोज की मदद से हम लोग कैसे अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आपको वर्डप्रेस वेबसाइट को डिप्लॉय करना हो तो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। अपना डेटाबेस के लिए एक सर्विस चालू कर दीजिए, अपने वर्डप्रेस के लिए एक सर्विस चालू कर दीजिए, एक दूसरे को कनेक्ट कर दीजिए एक कन्वर्ट नेटवर्क के साथ, और डेटाबेस को एक वॉल्यूम का एड्रेस दे दीजिए, और फिर उसको आप लॉन्च कर दीजिए डॉकर कंपोज अप करके, और फिर आप उसको शट डाउन भी कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं वापस जाऊँ, यहाँ पे मैं डॉकर कंपोज और डाउन लिखूँ और एंटर दबाऊँ, तो मेरे सबसे पहले तो हम लोग को कंपोज वाली फाइल के डायरेक्टरी में जाना होगा। फिर हम लोग ये कमांड यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वो पूरा पूरा स्टॉप किया जा रहा है। तो इससे आपने कुछ भी डिप्लॉय किया हो आप उसको बंद भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, फिर से अपडेट करना चाहें फिर से अपडेट कीजिए और फिर से उसको अप कर दीजिए। तो ये हो गया आपका डॉकर कंपोज। अब हम लोग दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में सीखेंगे, वो है एक डॉकर स्वॉर्म। तो डॉकर स्वॉर्म बेसिकली आपको हेल्प करता है ऑर्केस्ट्रेट करने की आपके कंटेनर्स को। अब ऑर्केस्ट्रेशन क्या है और हम लोग को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन से, तो वो चलिए अब उन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो ऑर्केस्ट्रेशन क्यों, लोग ऑर्केस्ट्रेशन क्यों करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में? अब ऑर्केस्ट्रेशन आपको जो एग्जाम्पल बेटर समझाएगा वो है ऑर्केस्ट्रा इटसेल्फ। समझ लीजिए आप कोई वियना या ऑस्ट्रिया में कोई ऑर्केस्ट्रा में हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऑर्केस्ट्राज हैं वहाँ पे आपको बहुत सारे म्यूजिशियंस मिलेंगे और एक आदमी मिलेगा जो पूरे पूरे म्यूजिशियंस को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है, वो है आपका ऑर्केस्ट्रेटर। वो अपनी डंडी हिलाता है और बताता है कि ऐसे म्यूज़िक चलेगा, ऐसे करेगा, वो स्विश करेगा इधर उधर। तो बेसिकली वो हैंडल करता है कि म्यूज़िक कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वो ये देखता है कि म्यूज़िक अच्छा बन रहा है कि नहीं। तो आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऑर्केस्ट्रेशन समथिंग ऐसा ही हो गया। मतलब कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्केस्ट्रेशन क्या करता है, वो बेसिकली हम लोग को अलाउ करता है कि हम लोग मैनेज कर पाएँ और मेंटेन कर पाएँ आपके खूब सारे कंटेनर्स एक साथ में। ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं। और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में आप जानते हैं कि खूब सारे सॉफ्टवेयर को हम लोग छोटे छोटे चंक्स में बांटते हैं और उनको हम लोग कंटेनर्स के अंदर रख के लॉन्च करते हैं और डिप्लॉय करते हैं। जब इतने सारे कंटेनर्स हो जाते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए और खूब सारे एक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल की मदद चाहिए होती है और ऑर्केस्ट्रेशन की मदद चाहिए होती है। और जब आपको इतने सारे कंटेनर्स को कॉन्फ़िगर करना है, उनके एनवायरनमेंट्स को, उनके पॉलिसीज़ को, तो ऑर्केस्ट्रेशन से बहुत ही ज़्यादा मदद होती है।
तो हम लोग अगर बेनिफिट्स देखें ऑर्केस्ट्रेशन के, तो आप देख सकते हैं कि खूब सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इजी डिप्लॉयमेंट। अगर हम लोग इजी डिप्लॉयमेंट से चालू करें तो इजी डिप्लॉयमेंट काफ़ी सेंस बनाता है, क्योंकि जब आप ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, जब आप हैंडल कर रहे हैं मल्टीपल था और हंड्रेड्स और इवन टेंस ऑफ कंटेनर्स, उनको डिप्लॉय कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डाल के अपना, तो बहुत ही ईजी होता है ये स्टेप। आपका ये वन कमांड स्टेप हो सकता है। अगर आप इंटीग्रेट करना चाहें अपने कोई डेवऑप्स पाइपलाइन के साथ, तो वो भी बहुत ईजी हो जाता है। फिर आता है इजी मैनेजमेंट। अब इजी मैनेजमेंट में आप बात कर सकते हैं कि आप कैसे अपने कंटेनर्स को खड़ा रख रहे हैं, कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस उसमें डाल रहे हैं, कितने कंटेनर्स आपको ऊपर चाहिए और कितने नहीं चाहिए, उनको रिमूव कर रहे हैं, कितने नोड्स आपको चाहिए, उन सब का मैनेजमेंट आपका ईजी हो जाता है ऑर्केस्ट्रेशन के साथ। फिर आता है ईजी रिसोर्स मैनेजमेंट। अब आप रिसोर्स पूल सेट कर सकते हैं कि आपके डॉकर मशीन्स कितना यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके कंटेनर्स कितना यूज़ कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर प्रोसेस कितना यूज़ करेगी। अगर इसने हम लोगों ने कोई लिमिट नहीं रखी है और अगर ये एक थ्रेशोल्ड पास कर जाती है, तो हम लोग को कोई अलर्ट आएगा कि नहीं। तो ऐसी खूब सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ईजिली मैनेज कर सकते हैं, स्पेशली रिसोर्स के बारे में ऑर्केस्ट्रेशन की मदद से। फिर वो हमको हेल्थ मॉनिटरिंग अलाउ करती है अपने कंटेनर्स को देखने के लिए कि हमारे कंटेनर्स ऊपर सही से चल रहे हैं कि नहीं, उनकी हेल्थ कैसी है, कि वो कोई ज़रूरत से ज़्यादा कोई रिसोर्सेज तो नहीं यूज़ कर रहे। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो क्या गलत हो गया है, उसको कैसे ठीक कर रहे हैं। फिर आती है लोड बैलेंसिंग की बात। अब लोड बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर आपके पास ऐसी सर्विस है जिसके जो कस्टमर्स हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो वेरी करते हैं बहुत ज़्यादा। फिर आपकी लोड बैलेंसिंग भी बहुत ईजी हो जाती है। मतलब कि अगर आपके पास एक गिवन नंबर ऑफ कंटेनर्स हैं और उनके बीच में खूब सारे टास्क को डिवाइड करना है, तो वो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आपके ऑर्केस्ट्रेशन टूल वो सब कर देता है, वो डिवाइड कर देता है कि बेस्ड ऑन कि कितने कंटेनर्स आइडल हैं, कितने कंटेनर्स में इनफ रिसोर्सेज हैं कि वो पर्टिकुलर टास्क ले पाएँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर इजी अपडेटिंग की बात आती है, तो अपडेटिंग बहुत इजी हो जाता है, और अपडेटिंग इंपॉर्टेंट भी रहता है, क्योंकि आप हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को कहीं ना कहीं से अपडेट करेंगे, कोई चीज़ को अपडेट करेंगे, क्योंकि आप फीडबैक लेते हैं और फीडबैक के बेस्ड के ऊपर आप नए डिसीजंस लेते हैं, और नए डिसीजंस में अपडेशन भी हो सकता है। अगर आप चाहें कि आपका जो कंटेनर है जिस पर्टिकुलर सर्वर पे चल रहा है, अगर आप प्लेटफॉर्म को अगर आप अपडेट करना चाहें, तो आपको अपडेट्स को पुश करना पड़ता है। तो ऑर्केस्ट्रेशन करते समय ये बहुत ईजी हो जाता है। फिर आता है इजी स्केलिंग अप और रोलिंग बैक ऑप्शन। तो स्केलिंग अप की बात करें तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली तब जब आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पता नहीं है उनको, कि आइडिया नहीं है कि उनके कितने कस्टमर्स हैं। मतलब कि ऐसे एनवायरनमेंट में जिसमें आपको एक रेगुलर पीरियड ऑफ इंटरवल्स में कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं, वो हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम, तो आप अच्छे से प्लान नहीं कर सकते, और फिर आप उसके ऊपर एक एवरेज नंबर ऑफ सर्वर्स नहीं रख सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग स्केलिंग करते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं एक दिन, तो हम लोग बहुत सारे कंटेनर्स लगा देंगे, पर अगले दिन अगर वो इतने सारे कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग वो कंटेनर्स हटा देंगे। अगर एक दिन बहुत कम आ रहे हैं, तो हम लोग फिर से कंटेनर्स को हटा देंगे। तो ये ऑन डिमांड स्केलिंग अप प्रोसेस हो जाती है। और रोलिंग बैक प्रोसेस उसमें होता है, जिसमें आपको कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को रोल बैक करना हो, तो वो भी अगेन ईजी हो गया, क्योंकि ऑर्केस्ट्रेशन आपको ऐसे अलाउ करता है। फिर आती है बात लेयर ऑफ सिक्योरिटी। ऑर्केस्ट्रेशन के साथ क्या होता है कि खूब सारे लेयर्स क्रिएट हो जाती हैं, नेटवर्किंग की, आइसोलेशन की, और एक ऑर्केस्ट्रेशन की खुद की। तो उससे आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं, और ये रख सकते हैं कि कोई अनजान उसको आके एक्सेस ना कर ले। तो ये हो गए आपके खूब सारे बेनिफिट्स ऑर्केस्ट्रेशन के। तो ऑर्केस्ट्रेशन आप देख सकते हैं कि कितना यूज़फुल है, और बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इसको जब भी अपना सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हैं। चलिए अब बात करते हैं डॉकर स्वॉर्म के बारे में प्रॉपर्ली। तो डॉकर स्वॉर्म बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि वो एक स्वॉर्म हो गया है। स्वॉर्म क्या होता है? स्वॉर्म बेसिकली आपके बीज जब स्वॉर्म करते हैं तो वो एक साथ झुंड बनाते हैं। तो वैसे ही आपके कंटेनर जब झुंड बनाते हैं तो वो एक स्वॉर्म बन जाते हैं। तो आपको इसको मैनेज करने के लिए एक डॉकर स्वॉर्म किट यूज़ करते हैं। वो आपका हो गया एक्चुअल ऑर्केस्ट्रेशन टूल। और जब आपका डॉकर स्वॉर्म हो गया, वो हो गया आपकी झुंड ऑफ कंटेनर्स, और इनको मैनेज करने के लिए आप डॉकर स्वॉर्म किट यूज़ करते हैं। तो ये हो गई एक ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस। तो जितने भी बेनिफिट्स हम लोगों ने ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस के देखे, वो आपके डॉकर स्वॉर्म के भी हैं।
हम लोग इसको ईजी अपने कंटेनर्स को ईजिली मैनेज कर सकते हैं, अपने नोड्स को ईजिली स्केल कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं, हेल्थ चेक कर सकते हैं, इनकी अपडेट कर सकते हैं ईजिली। तो ये आपके सारे बेनिफिट्स हो गए। और डॉकर स्वॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग बहुत सारे कंटेनर्स को चला देते हैं और उसमें नॉर्मली एक मैनेजर नोड रहता है और एक वर्कर नोड रहता है। तो ये एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपके जो नोड्स रहेंगे वो आपके डॉकर मशीन्स रहेंगे, मतलब आपके सर्वर्स रहेंगे, और इन सर्वर्स में आप डॉकर सेपरेटली इंस्टॉल करेंगे। तो हर किसी का एक यूनिक डॉकर हो जाएगा हर सर्वर में, और इस यूनिक डॉकर सर्वर के अंदर आप खूब सारे कंटेनर्स चला पाएंगे। तो ये सर्वर में जिसमें आपने डॉकर डाला है तो उसमें आप खूब सारे कंटेनर चला सकते हैं। मतलब अगर 5 सर्वर्स हैं और पांचों में आप 5 कंटेनर चला रहे हैं तो आपके 25 कंटेनर्स हो गए हर पूरे सर्वर्स में मिला के। तो आपका स्वॉर्म में बेसिकली आपके ये 5 सर्वर्स होते हैं। तो इन सर्वर्स को हम लोग नोड्स कहलाएंगे, और ये नोड्स हम नॉर्मली ऐसे डिवाइड होते हैं, एक मैनेजर नोड रहेगा और बाकी के वर्कर नोड्स रहेंगे। तो चलिए अब डॉकर स्वॉर्म आर्किटेक्चर को देखते हैं कैसे फॉर्म होता है। तो काफ़ी सिंपल हो गया। आपका डॉकर इंजन से जितने भी कमांड जाते हैं, कोई रिक्वेस्ट आती हैं आपके CLI के थ्रू, जो इंजन जाता है और इंजन आपके मैनेजर को इन्फॉर्म करता है। जैसे कि अगर आपने कोई सर्विस को डिप्लॉय करना चाहा अपने स्वॉर्म के ऊपर, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी इंजन से डॉकर मैनेजर के ऊपर। तो आप ये देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर ये हो गया कि मैनेजर नोड है वो अपने वर्कर नोड से कनेक्टेड है, और ये जितने भी वर्कर नोड्स हैं वो टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आपका मैनेजर नोड नॉर्मली टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं है, आप कर सकते हैं, पर नॉर्मली वो सिर्फ मैनेज करने के लिए है। आपके जो वर्कर नोड्स रहेंगे वो टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि अगर आपका टास्क हुआ कि खूब सारे रेप्लिकास चल रहे हैं एक इंजनएक्स कंटेनर के, तो वो आपके सारे वर्कर नोड्स पे सारे रेप्लिकास चलेंगे। अगर 3 रेप्लिकास चालू किए हैं तो लोड बैलेंस होकर ऑटोमेटिकली एक एक हर वर्कर नोड पे चले जाएंगे। अगर आपने 6 रेप्लिकास चालू की हैं एक इंजनएक्स इमेज की, एक कंटेनर की, तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। आपके वर्कर नोड पे 1 पे 2 आ जाएंगे, वर्कर नोड 2 पे 2 रेप्लिकास और वर्कर नोड 3 पे 2 रेप्लिकास। तो ये रेप्लिकास बेसिकली आपके कंटेनर्स हो गए, और ये रेप्लिका बेसिकली हो गया एक कॉपी हो गया। तो आपके कंटेनर का कॉपीज 6 कॉपीज अगर आपने चालू किए हैं तो 6 कॉपीज रहेंगे। तो ये क्या करते हैं कि ये बेसिकली ये आपकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज करके रखते हैं। अगर आपका एक कंटेनर फेल हो गया कोई भी रीज़न से, तो आपका दूसरा कंटेनर ऊपर रहेगा और इससे आपकी सर्विस हमेशा के लिए प्रोवाइड होती रहेगी। तो ये हम लोग का अवेलेबिलिटी भी आ गया इसमें। तो जब भी आपको कोई चीज़ को, कोई सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करना होता है, तो आप वो यूजली मैनेजर नोड के थ्रू करते हैं। तो आप मैनेजर में जाके वो इंस्ट्रक्शन देते हैं और ये वे इंस्ट्रक्शंस डिवाइड हो जाते हैं आपके वर्कर नोड्स के अंदर। तो चलिए इन कंपोनेंट्स को देखते हैं। जैसे कि हम लोग के सर्विस हो गया, टास्क हो गया, मैनेजर हो गया और वर्कर हो गया। तो जो आपका सर्विस हो गया वो डिफाइन करता है कि आपके कितने टास्क होते हैं, वो आपके बेसिकली टास्क को डिफाइन करता है। और आपके टास्क डेफिनेशन के अंदर आप डालते हैं कि आप कौन सा कंटेनर यूज़ करेंगे और उसके कौन सा इमेज यूज़ होगी उस कंटेनर के लिए। तो वो सब उसके टास्क में आ गया। और आपके मैनेजर बेसिकली मैनेजर हो और वर्कर्स दोनों एक ही टाइप के हो गए, वो नोड्स हो गए। तो नोड्स को ये समझ लीजिए कि वो बेसिकली सर्वर्स हैं जिन पे आपके डॉकर क्लाइंट चल रहा है, और इन नोड्स के अंदर आप खूब सारे टास्क एग्जीक्यूट करेंगे। आपका एक टास्क एक कंटेनर हो सकता है, और अगर आपके 2 टास्क हैं तो वो 2 नोड्स पे एक एक करके चलेंगे। और फिर आपका लोड बैलेंसिंग आ गया। लोड बैलेंसिंग में बेसिकली आप डिवाइड करते हैं टास्क को बेस्ड ऑन आपका कौन सा नोड है वो फ्री है। अगर एक नोड आइडल है तो आप उस पर चला देंगे, अगर कोई भी नोड आइडल नहीं है तो फिर चेक करेगा कि जो रिसोर्स पूल्स अवेलेबल हैं इन नोड्स को, उनमें से कौन सबसे ज़्यादा कम यूज़ कर रहा है। अगर बहुत एक नोड बहुत कम अपना रिसोर्स पूल कम कर रहा है, तो लोड बैलेंसिंग के थ्रू नया टास्क उसके पास चला जाएगा। तो ये आपका हो गए डॉकर स्वॉर्म के खूब सारे कंपोनेंट्स। तो अब चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं डॉकर स्वॉर्म के जो खूब सारे कमांड्स हैं उनको। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैंने इसमें, आप देखेंगे कि EC2 इंस्टेंसेस मैंने 2 और चला दिए हैं। एक मैनेजर हो गया और 2 मेरे वर्कर्स हो गए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस वाले डॉकर मैनेजर में हम लोग अपना स्वॉर्म इनिशियलाइज करेंगे और वर्कर 1 और वर्कर 2 को हम लोग जोड़ेंगे मैनेजर से। तो मैं यहाँ पे अपना मैनेजर को खोलूँगा। तो ये है मेरा मैनेजर। यहाँ पे सबसे पहले मैं कमांड डालूँगा sudo docker swarm advertise, या का फ्लैग हो गया।
और हम लोग फिर डालेंगे आईपी एड्रेस यहाँ पे, स्पेस डालूँगा मैं, और फिर यहाँ से जाके मैं सबसे पहले आईपी एड्रेस उठाऊँगा। ये मैंने आईपी एड्रेस उठा लिया, यहाँ पेस्ट करूँगा। हम लोग ने यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल दिया। अब एक और चीज़ करनी है, यहाँ पे इनिट लिखना है। तो ये हो गया आपका सिंटैक्स आपके डॉकर स्वॉर्म को इनिशियलाइज करने के लिए। तो आपको लिखना है sudo docker swarm init initialize advertise eddr और आपका मैनेजर का आईपी एड्रेस। जब आपने ये सब लिख दिया है तो आप एंटर दबा दें और फिर आपको यहाँ पे मैसेज लिखाएगा कि स्वॉर्म इनिशियलाइज हो गया है। आपका जो करंट नोड है, ये करंट नोड का आईडी है, वो अब मैनेजर बन गया है। टू ऐड अ वर्कर नोड टू द स्वॉर्म, तो अगर आपको कोई वर्कर नोड को ऐड करना है स्वॉर्म में तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग इस कमांड को कॉपी करेंगे और हम लोग जाएंगे अपने एक वर्कर नोड पे। तो हम लोग के पास 2 वर्कर नोड्स हैं, एक हमारा डॉकर वर्कर 1 है। तो अगर मैं इसका आईपी चेक करूं, प्राइवेट आईपी इसका हो गया 172, तो ये है हमारा ये वाला। तो इसको मैं रिस्टार्ट कर देता हूं। तो ये जो मेरे EC2 इंस्टेंसेस हैं, इन पे मैं डॉकर ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं। अब मेरे को बस ये कमांड चलाने हैं। तो मैं यहाँ पे ये कमांड डालूंगा और ये कमांड तभी चलेगा जब इस पर डॉकर इंस्टॉल हो। तो आप देख सकते हैं अब मेरे को मैसेज आया कि ये जो नोड है वो उसने स्वॉर्म को ज्वाइन कर लिया है। तो ये कमांड है, ये क्या करता है, ये डॉकर स्वॉर्म ज्वाइन करता है और फिर आपको ये डॉकर क्लाइंट को टोकन देता है। टोकन देने के बाद वो आईपी एड्रेस बताता है, तो उसको आईपी एड्रेस पता चल जाता है कि ये मैनेजर है, तो वो मैनेजर को कनेक्ट कर लेता है इस पर्टिकुलर पोर्ट पे और ये टोकन के मदद से। तो अब इसने ज्वाइन कर लिया है ये मेरे वर्कर ने अब मेरे स्वॉर्म को ज्वाइन कर लिया। अब कैसे चेक करेंगे ज्वाइन किया कि नहीं, तो उसके लिए एक स्पेशल कमांड है, तो उसको बोलते हैं डॉकर नोड ls। तो ये क्या करता है, हमारे जितने भी नोड्स हैं स्वॉर्म के अंदर उनको लिस्ट कर देता है। तो मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे खूब सारे नोड्स हैं, 2 नोड हैं। एक तो मेरा सबसे पहले येलो नोड हो गया, इसका आईपी है, ये मेरे मैनेजर का आईपी है, इसका स्टेटस देखें तो रेडी है, अवेलेबिलिटी इसकी एक्टिव है और ये मेरा लीडर है। और आप यहाँ पे जो वाइल्ड कार्ड देखेंगे, स्टार देखेंगे, उसका मतलब क्या होता है कि आप जिस नोड पे हैं वो उसको स्टार दिखाएगा। और फिर आपका दूसरा नोड देख लेंगे, तो ये जो नोड है हम लोग को 172 वाला, ये हम लोग का वर्कर 1 है, तो इसने भी अब ज्वाइन कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं हमारे वर्कर नोड 2 पे जाऊँगा और यहाँ पे भी एक कमांड डालूंगा। पर मेरा टोकन कहाँ गया, मेरा कमांड थोड़ा खो गया है। अब ये कर सकते हैं, आप ऊपर जाके स्क्रॉल कर सकते हैं, डॉकर हिस्ट्री डाल सकते हैं और कमांड ला सकते हैं। अगर वो नहीं तो मैं आपको एक प्रॉपर वे बता देता हूँ। आपको लिखना है डॉकर स्वॉर्म जॉइन फिर हाइफन टोकन और फिर वर्कर। तो इससे क्या होगा, वो बेसिकली ज्वाइन टोकन दिखाएगा आपको वर्कर का। मैं एंटर दबाता हूँ तो फिर मेरे को बोल देता है कि टू ऐड अ वर्कर टू द स्वॉर्म ये कमांड यूज़ करें। तो मैं इस कमांड को कॉपी करूँगा, मेरा कमांड फिर से मिल गया, तो इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे और एंटर दबा देता हूँ। अब ये भी मैसेज देगा कि ये जो नोड है उसने स्वॉर्म को एज अ वर्कर ज्वाइन कर लिया है। अब हम ये कंफर्म कर सकते हैं कौन सा कमांड यूज़ करके, डॉकर नोड कमांड यूज़ करके। तो डॉकर नोड ls करूँगा मैं यहाँ पे और आप देखेंगे कि अब मेरे पास 3 हो गए नोड्स इस पर्टिकुलर डॉकर स्वॉर्म के अंदर। और अगर मेरे को डॉकर स्वॉर्म की इंफॉर्मेशन देखनी है, उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग डॉकर इन्फो वाला कमांड यूज़ करें। मैं डॉकर इन्फो लिखूंगा यहाँ पे, एंटर दबाऊंगा तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। कौन सी रजिस्ट्री को ये दिखा रहा है, एक्सपेरिमेंटल है कि नहीं, फॉल्स, इनसिक्योर रजिस्ट्रीज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। आप स्क्रॉल करते रहेंगे आपको दिखता ही रहेगा खूब सारी चीज़ें। पर एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है हम लोग के लिए अभी राइट नाउ, वो है स्वॉर्म के बारे में। तो स्वॉर्म को देखेंगे वो एक्टिव है राइट नाउ, उसका आईडी देखेंगे कि ये है आईडी आपके नोड का, जो नोड आप जिस पे हैं। आप मैनेजर पे देख सकते हैं कि मैनेजर है कि नहीं ये नोड, तो बोलेगा हाँ ट्रू, क्योंकि हम लोगों ने इसको मैनेजर बनाया था। ये आपको क्लस्टर आईडी दे देगा, आपको बताएगा कितने मैनेजर्स हैं, कितने टोटल नोड्स हैं, ये आपके मैनेजर को इंक्लूड करके नंबर ऑफ नोड बताएगा। फिर आपके डिफ़ॉल्ट एड्रेस पूल को दिखाएगा, तो जितने भी आपके एड्रेस पूल, आपका जितना भी आईपी असाइन होंगे स्वॉर्म के अंदर ही अंदर, वो इस एड्रेस पूल के यूज़ करके होंगे असाइन। तो आपका .1 .2 .3 वो सब असाइन होगा। आपका सबनेट साइज़ का बताएगा, आपके डेटा पाथ पोर्ट के बारे में बताएगा और बहुत सारी रेलिवेंट चीज़ों के बारे में बताएगा। हम लोग को बस देखना था कि डॉकर स्वॉर्म एक्टिव है कि नहीं और ये देखना था कितने मैनेजर हैं और कितने नोड हैं।
और आप ये कमांड कहीं भी रन कर सकते हैं, आप कोई भी स्वॉर्म पे रन कर दीजिए, जैसे कि स्वॉर्म के नोड पे रन कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे भी डॉकर इन्फो डाल सकता हूँ, यहाँ पे भी खूब सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्वॉर्म एक्टिव है, ये मेरे नोड का आईडी है, पर ये मेरे को बोलेगा मैनेजर है कि नहीं, ये बोलेगा फॉल्स, क्योंकि ये हमारा वर्कर है। ये हमारा मैनेजर का एड्रेस दे देगा यहाँ पे अगर उसका एक्सेस करना हो। तो आप कहीं भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग वापस जाएंगे यहाँ पे, और मैं आप लोगों को एक और कमांड दिखाना चाहता हूँ। वो हो गया आपका डॉकर स्वॉर्म जॉइन टोकन मैनेजर। तो मैं एंटर लिखूँगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि अब ये कोई मेरे एक्स्ट्रा मैनेजर्स को ऐड करने के लिए भी अब आप टोकन जनरेट कर सकते हैं। हाँ, तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि आप बहुत सारे मैनेजर्स ऐड कर सकते हैं, आप 7 मैनेजर्स ऐड कर सकते हैं, पर उससे कोई आपका एक्स्ट्रा एनहांसमेंट्स नहीं होंगे, तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, बस आप ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपको मैं यहाँ पे डॉकर नोड एलएस करूँ और आप लोगों को अब थोड़ा सा मैजिक दिखाऊंगा कि यहाँ पे मेरे जितने भी नोड्स हैं उनकी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और मैं यहाँ पे जाऊँगा एक वर्कर नोड पे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉकर स्वॉर्म लीव। मैंने दबा दिया एंटर, इसने कहा कि नोड लेफ्ट द स्वॉर्म। मैं यहाँ पे भी वही कर सकता हूँ, मेरे वर्कर नोड 2 पे डॉकर स्वॉर्म लीव, इसने भी कह दिया कि नोड लेफ्ट द स्वॉर्म। अब हम लोग वापस जाएंगे और हम लोग डॉकर नोड एलएस फिर से करेंगे और एंटर करेंगे, तो देखेंगे कि हम लोग के पास अभी भी तीनों नोड हैं, पर उनकी स्टेटस में अब चेंज आ गया है। उनमें से 2 हैं वो डाउन हो चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अभी ये वाला डाउन नहीं हुआ है, पर मैं अगर फिर से एलएस करूँगा तो वो डाउन दिखाएगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है इसको डाउन होने में, पर ये डाउन हो गए। इसका मतलब अगर आप कोई भी सर्विस को लॉन्च करेंगे इसके ऊपर मैनेजर से, तो वो सिर्फ मैनेजर पे चलेगा। ये सब डाउन है तो ये इन पे नहीं चलेगा। अब हम लोग इनको वापस से जाके ऐड कर सकते हैं। अगर मैं फिर से डॉकर स्वॉर्म जॉइन टोकन वर्कर कमांड डालूं, मैं ये कॉपी कर सकता हूँ, वापस आऊँगा, पेस्ट करेंगे, फिर एंटर करेंगे, तो इसने ज्वाइन कर लिया। फिर से इसका भी एंटर करेंगे तो इसने भी ज्वाइन कर लिया। फिर से अगर मैं वापस आऊँ डॉकर नोड एलएस, तो आप एक चीज़ देखेंगे जो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि यहाँ पे हम लोग के सब 6 नोड्स हो गए, मतलब कि 5 नोड्स हो गए। तो ये जो हमारे पहले 2 डाउन वाले थे वो एक्चुअली रिमूव नहीं हुए हैं, तो जब फिर से ऐड करते हैं ना तो फिर से ही ऐड हो जाते हैं। मतलब कि वो उनकी स्टेटस नहीं चेंज होती, वो बेसिकली फिर से जाके ऐड हो जाते हैं। उनका आप नोड आईडी बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो नए नोड आईडी के साथ ज्वाइन करते हैं। तो अगर आपको पुराने वाले रिमूव करने हैं तो आप डॉकर नोड आरएम यूज़ कर सकते हैं और इनके आईडी लेके आप इनको रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने पहला वाला रिमूव कर दिया, अब मैं दूसरे वाले का भी आईडी लूँगा और दूसरे वाले को भी रिमूव कर दूँगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर मैं डॉकर स्वॉर्म लीव करूँ यहाँ पे, तो मेरे को एरर देगा, क्योंकि हम लोग मैनेजर से अटेम्प्ट कर रहे हैं लीव करने की। अगर मैं डॉकर स्वॉर्म अपने मैनेजर को छोड़वाना चाहता हूँ तो मेरे को लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा डॉकर स्वॉर्म लीव और हाइफन फोर्स। तो मेरे को फोर्स फ्लैग यूज़ करना होगा, और इससे वो एक्चुअल में लीव कर देगा, पर उससे क्या होगा कि आपका जो स्वॉर्म होगा वो आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग एक कमांड छोड़ देते हैं और अब हम लोग दूसरे ऑप्शंस के देखेंगे क्या क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक अपनी सर्विस कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने स्वॉर्म के अंदर। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इंडिविजुअली एक सर्विस को क्रिएट करना चाहूँ, ये मेरी सर्विस हो गई कि ये मेरी सर्विस बेसिकली आपका कुछ भी हो सकता है, आपका इंजीनिक्स का सर्वर हो सकता है, ये उबुंटू का सर्वर हो सकता है, या HTTPD अपाचे सर्वर हो सकता है। आप उनको बस चलाना चाहते हो अपने स्वॉर्म के ऊपर तो आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं डॉकर सर्विस क्रिएट। फिर मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा मेरे सर्विस का नाम, यहाँ पे मैं आर सर्विस करूँगा, और फिर यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कितने रेप्लिकास चाहिए। तो रेप्लिकास बेसिकली बताते हैं कि कितने मेरे नंबर ऑफ टास्क चलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ 3 टास्क, तो 3 रेप्लिकास, तो मेरे 3 कंटेनर्स चलेंगे इस स्पेसिफिक इमेज के साथ। तो मैं इमेज को भी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। उससे पहले मैं अगर चाहूँ तो पोर्ट भी पब्लिश कर सकता हूँ, मैं 80 पे कर सकता हूँ।
और फिर मैं इमेज का नाम लिख सकता हूँ। अगर हम लोग HTTPD इमेज यूज़ कर रहे हैं तो मैं एंटर दबाऊँगा, तो आप देख सकते हैं कि ये प्रिपेयर करने लग गया मेरे सारे टास्क। तो पहले दिखाएगा प्रिपेयरिंग, फिर दिखाएगा रनिंग, और फिर अगर फेल नहीं हुए हैं तो पहले वेरीफाई करेगा कि ये टास्क स्टेबल हैं कि नहीं। अगर ये स्टेबल हैं तो बहुत बढ़िया। अब आपको चेक करना हो कि आपके टास्क कैसे चल रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको डॉकर सर्विस ls करना होगा। तो ये पहले क्या करेगा, ये पहले सारी सर्विसेज को लिस्ट करेगा। मैं एंटर दबाऊंगा तो देखेंगे कि सिर्फ एक ही सर्विस है, ये हम लोग की R सर्विस है। और अगर हम लोग देखना चाहें कि इसके जो भी 3 रेप्लिकाज हैं, इसके 3 टास्क हैं, मतलब 3 कंटेनर्स हैं इस सर्विस के, वो कहाँ चल रहे हैं। अगर फिर से जो रेप्लिकाज हैं वो बेसिकली कॉपी होते हैं। आपका एक तो आपका जो सर्विस है आप उसमें डिफाइन करते हैं कि कितने रेप्लिकाज होते हैं नॉर्मली। अगर आप चाहें कि आपके HTTP जो इमेज का जो कंटेनर बना है उसके 3 या 2 और रेप्लिकाज हों, तब आप जाके सर्विस का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आपका सर्विस बेसिकली आपका इमेज लॉन्च करना ही हो गया, आपके रन का डॉकर रन कमांड जैसे हो गया। डिफरेंस क्या है कि आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं कितने आप रेप्लिकाज चाहेंगे, मतलब कितने कॉपीज चाहेंगे। अब डॉकर सर्विस का एक और चीज़ है कि अगर आपने इसको डिप्लॉय किया है मैनेजर के थ्रू, तो वो कंटेनर्स इक्वली डिवाइड कर देगा जितने भी वर्कर्स हैं उनके ऊपर। तो अगर हम लोग यहाँ पे डॉकर PS करें तो आप देख सकते हैं कि एक कंटेनर चल रहा है, इसका इमेज HTTPD है और इसका जो नाम है वो है rservice.2। तो ये मेरा सेकंड रेप्लिका है। अगर मैं वर्कर्स पे जाऊं और वर्कर्स पे डॉकर PS करूं तो आप देखेंगे मेरे वर्कर 2 पे भी मेरा एक कंटेनर चल रहा है और मेरे एक वर्कर 1 पे भी एक कंटेनर चल रहा है। तो इससे वो बेसिकली लोड बैलेंस कर रहा है और डिवाइड कर रहा है जितने भी टास्क आ रहे हैं। अब फ्यूचर में क्या कर सकते हैं हम लोग, इस पर्टिकुलर नोड को ब्लॉक कर सकते हैं। ये मैनेजर नोड है, इस पे हम लोग चाहें कि ना चले तो वो कर सकते हैं। तो वो बेसिकली इन तीनों टास्क को डिवाइड कर देगा 2 नोड्स के ऊपर बजाय 3 नोड्स के, क्योंकि हम लोगों ने इस वाले को ब्लॉक कर दिया है। वो भी हम लोग सीखेंगे। तो अब हम लोगों को डायरेक्टली देखना हो, कंटेनर्स पे जाकर ना देखना हो कि डॉकर PS करना कमांड डालना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सर्विस ID पकड़ेंगे, सर्विस नाम पकड़ेंगे और डॉकर सर्विस PS देखेंगे। तो वो एक स्पेसिफिक डॉकर सर्विस को स्टडी करेगा। अगर हम लोग सर्विस का नाम लिख दें अपनी, तो दिखाएगा कि हम लोग का जो सर्विस है उसका नाम R सर्विस है और उनके जितने भी रेप्लिकाज हैं वो कहाँ कहाँ चल रहे हैं और उनकी स्टेटस क्या है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिज़ायर्ड स्टेट है वो रनिंग है और जो करेंट स्टेट है वो भी रनिंग है, पर 2 मिनट पहले, वो 2 मिनट पहले चालू हुई थी। आप नाम देख सकते हैं rservice.1, rservice.2, rservice.3। ये थोड़ी इसका फॉर्मेटिंग थोड़ी गलत आ रही है क्योंकि हम लोग का जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं आप लोग को इसका फॉन्ट का साइज़ कम करके दिखाऊं तो आप लोग को थोड़ा बेटर दिखेगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आईडी है वो ऐसा है, जो इसका नाम है, जो इमेज है, नोड कौन से नोड पे चल रही है, कौन सा डिज़ायर्ड जिसका स्टेट है, रनिंग है इसका डिज़ायर्ड स्टेट, फिर इनके करंट स्टेट क्या है, कोई एरर्स तो नहीं है, और कौन कौन से पोर्ट पे ओपन है। और अगर क्या होता है कि अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ, मेरे जो सर्वर पे है डॉकर PS करें और हम लोग डॉकर RM कमांड चलाएं, डॉकर RM मैं -F करूँगा, फोर्सफुली हम लोग इसको किल करते हैं। अगर मैं एंटर करूँगा तो वो रिमूव कर देता है, पर अगर मैं डॉकर PS करूँ फिर से तो देखूँगा कि थोड़ी ही देर में वो फिर से चालू हो जाता है। वो 7 सेकेंड्स अगो दिखा रहा है कि पहले वो क्रिएट हो गया, अब वो 1 सेकेंड पहले हुआ। तो आप देख सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली कोई भी क्रैश कंटेनर को फिर से चलाने की कोशिश करता है। तो ये होता है आपका अवेलेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। और अगर मैं कोई भी कंटेनर को यहाँ से रिमूव, कोई नोड को मैं रिमूव कर दूँ स्वॉर्म से, डॉकर स्वॉर्म लीव करूँ, तो आप देखेंगे नोड स्वॉर्म चला गया है। और हम लोग ये कमांड फिर से चलाएं तो देखें कि हमारे रेप्लिका सारे कहाँ पे हैं। तो अब आप देखेंगे कि एक जो हम लोग का सर्विस rservice.2 था वो उसका फेल हो गया था क्योंकि हम लोगों ने उसको बेसिकली रिमूव किया था यहाँ पे और फिर उसने फिर से बैकअप किया था। अभी हम लोग एक और चीज़ देखें तो देखेंगे कि यहाँ पे rservice PS फिर से करता हूँ
तो आप देखेंगे कि एक और मेरा जो है वो शट डाउन हो चुका है सर्विस, वो हम लोग आर सर्विस 1 थे। तो अगर मैं स्क्रॉल करके दिखाऊं कि आपको कि यहाँ पे सबसे पहले आर सर्विस 1 वो था 172 पे चल रहा था, पर हम लोगों ने तो 172 को बंद कर दिया, हम लोगों ने उसको हटा दिया डॉकर स्वॉर्म से। तो उसने क्या किया, डॉकर स्वॉर्म किट ने क्या किया, उसने जो टास्क है उसको डिवाइड कर दिया दूसरे अवेलेबल नोड्स पे। तो दूसरे अवेलेबल नोड्स कौन से हैं, वो है एक मैनेजर और ये जो ग्रीन वाला ये वर्कर नोड 2 है। तो अगर मैं यहाँ पर डॉकर पीएस करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 कंटेनर आ गए हैं। तो ये हो गया इसका फिर से लोड बैलेंसिंग का तरीका। अब मैं इसको फिर से जाके ज्वाइन कर देता हूँ। अगर आप अपने सर्विस को स्टडी करना चाहें तो आप एक और कमांड यूज़ कर सकते हैं, डॉकर सर्विस इंस्पेक्ट और आपके सर्विस का नाम। तो आपके सर्विस के इंस्पेक्ट टूल यूज़ करके देख सकते हैं खूब क्या क्या है इसमें। आप इसमें एंड पॉइंट देख सकते हैं क्या क्या पोर्ट पे अवेलेबल है, वर्चुअल आईपी इनका क्या है, तो आप देखेंगे कि वही एड्रेस पूल से असाइंड है। फिर बहुत सारी डिटेल्स हैं, आपका आईडी, वर्जन, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, स्पेसिफिकेशंस में नाम, लेबल्स, टास्क टेम्पलेट, प्लेसमेंट और अपडेटेड कॉन्फ़िग्स, रोल बैक कॉन्फ़िग, सारी डिटेल्स हैं। आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप इसके साथ प्रेटी फ्लैग यूज़ कर सकते हैं, तो आपको मोर क्लियरली दिखा देगा जेसन फॉर्मेट की जगह। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, पब्लिश मोड, इंग्रेस और बाकी सारी चीज़ें जो हम लोगों ने देखी थी, कितने रेप्लिकाज हैं, सर्विस मोड रेप्लिकेटेड, वो और डिटेल के लिए। चलिए अब हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जो डॉकर सर्विस है उसको रिमूव करें। तो डॉकर सर्विस को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डॉकर सर्विस आरएम लिखेंगे और अपनी सर्विस का नाम लिखेंगे। तो उसने हमारी सर्विस हटा दी है। अगर मैं डॉकर पीएस करूं तो ये अब बंद हो जाएंगे सर्विस कंटेनर्स। अब ये लोग बंद हो गए हैं क्योंकि हम लोगों ने सर्विस को हटा दिया है। अब हम लोग ट्राई करते हैं एक पूरा प्रॉपर एप्लीकेशन चलाने की। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंपोज में जाऊँगा डायरेक्टरी में, और यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं हम लोग की पुरानी डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल है। तो चलिए मैं इसके अंदर जाता हूँ, हम लोग चेक करते हैं कि सारी चीज़ें हैं कि नहीं। तो ये हम लोग का वर्डप्रेस वाला जो एप्लीकेशन था उसको डिप्लॉय करने के लिए था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 सर्विसेज हैं। अब आपको सर्विस के बारे में पता चल गया है ना ठीक से, तो आप देख सकते हैं कि मेरे डीबी का एक सर्विस है और वर्डप्रेस की एक सर्विस है। हम लोग यहाँ पे कोई रेप्लिकाज मेंशन नहीं किए हैं, पर हम लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे अभी राइट नाउ। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको जाके डिप्लॉय कर देंगे अपने स्वॉर्म के ऊपर। तो आपको जब भी कंपोज को यूज़ करना हो अपने स्वॉर्म के ऊपर, आप बेसिकली स्टैक यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ डॉकर स्टैक कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं लिखूँगा डॉकर स्टैक डिप्लॉय -c और फिर डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल और फिर स्टैक का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टैक का नाम हमारा रहेगा आर स्टैक। तो आप देख सकते हैं कि उसने जाके अपने सारे सर्विसेज को क्रिएट कर दिया है और उसने डॉकर स्टैक के साथ डिप्लॉय कर दिया है। तो जो डॉकर स्टैक कमांड है वो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी बड़ी मल्टीपल नंबर ऑफ सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए। डॉकर कंपोज हम लोग का हेल्प करता था मल्टीपल कंटेनर्स को चलाने के लिए एक नोड के ऊपर, पर अगर मल्टीपल नोड्स हैं एक स्वॉर्म के ऊपर तो आप डॉकर स्टैक यूज़ करेंगे। तो कमांड है आपका डॉकर स्टैक डिप्लॉय -c, आपकी डॉट यामल फाइल का नाम या आपकी डॉट यामल फाइल में कोई भी नाम हो सकता है, डॉकर कंपोज की ज़रूरत नहीं, और आपके स्टैक का नाम। तो अगर मैं यहाँ पे डॉकर पीएस करूँ तो आप देखिए यहाँ पे एक कंटेनर मेरा चल रहा है और हम लोग की ये सारी सर्विसेज क्रिएट हो गई हैं। तो हम लोग ये सर्विसेज को भी स्टडी कर सकते हैं अपनी हमारी सर्विस को। तो अगर मैं डॉकर सर्विस पीएस करूँ और चेक करूँ कि हमारा डीबी कहाँ चल रहा है तो वो मेरे को बता देगा। तो मेरे को बता रहा है कि वो 165 के ऊपर चल रहा है। तो 165 हमारा वर्कर नोड 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे डॉकर पीएस करूँ तो आप देखेंगे कि मेरी जो एप्लीकेशन का जो डीबी है वो यहाँ पे जाके डिप्लॉय हो गया है।
अब हम लोग ने देखा है कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो चल तो रही हैं पर उनकी कोई रेप्लिकाज नहीं है, क्योंकि हमारे पुराने